जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हिंदुस्तान में दोपहर का वक्त है और दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में ईरान ने सऊदी अरब की अरामको जो ऑयल रिफाइनरी है उन पर मिसाइल दागी और भयंकर आग की लपटें धुआं उठता देखा गया है। हम वो वीडियोस नहीं लगा सकते क्योंकि वीडियो लगाने पे यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस का काम करता है और फिर वो वीडियो टेक डाउन कर देता है, लेकिन हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। आप ये समझिए कि कितना बड़ा हमला और कितना बड़ा रिटेलिएशन है क्योंकि ईरान अमेरिका को ये लगा था हमेशा की तरह कि वो जो चाहेगा वो करता जाएगा और बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसे लगा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया तो बात रुक जाएगी, उनका मोराल डाउन हो जाएगा, उनके कंधे झुक जाएंगे। लेकिन ईरान रुकने और झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने रिटेलिएशन जारी रखा है। यूएई के अलग अलग जगहों पे अब जो है मिसाइलें पहुंच रही हैं, उनकी डिब्रीज गिर रही हैं, कई को डिफेंस सिस्टम टैकल कर ले रहा है, कुछ को नहीं टैकल कर पा रहा है। इस पूरी दुनिया में एक बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है और इस बीच सऊदी अरब के अरामको में मिसाइल गिरना, और ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है सौरभ और कितना बड़ा बहुत अटैक। बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि अभी लोग बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरह की बातें कही जा रही है, मगर ट्रेड वॉर लगातार दुनिया में जारी है। यानी कि एक दूसरे की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश जारी है। तो ईरान ने ये जो हमला बोला है, अभी तक तमाम जो 7 स्टेट्स हैं, वहाँ के 7 राज्य हैं दुनिया के, देश देश है मिडिल ईस्ट के, उन पे हमला जारी है, उस पे उतना असर नहीं था, मगर इस बार इकोनॉमी पे चोट की है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, मतलब आप समझो कि उसकी रीढ़ की हड्डी है। उसकी जो इकोनॉमी है वो इस कंपनी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। 1933 में ये कंपनी बनी थी, तब अमेरिका के सहयोग से बनी थी। 1980 के आसपास इसको सऊदी अरब ने एक्वायर कर लिया था। अब ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है। आप समझो कि इसका अभी कुछ समय पहले आईपीओ आया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन के निकला था। मतलब आप समझिए कि कितना महत्व है इस कंपनी का। मतलब गैस पे कंट्रोल इसका बहुत बड़ा है। आप देखिए पेट्रोल जो होता है, क्रूड ऑयल होता है, उस पे इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं क्रूड ऑयल बेचती है, ये रिफाइन करके पूरा कंप्लीट जो फाइनल होता है प्रोडक्ट वो तक बेचती है, और तमाम चीज़ें पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, बहुत सारा इनका सप्लाई चेन है। तो आप समझो कि ईरान अब कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी पे चोट की, जैसे जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, जहाँ से दुनिया करीब 20% जो क्रूड ऑयल है, सप्लाई चेन है, वो डिपेंड करता है, उस पे लगातार अटैक हो रहा है। वहाँ से जो शिप्स गुज़र रहे हैं, उन पर अटैक हो एक रहा है। बात तो तय सौरभ, हुँ, ये दुनिया कितनी भी फानी हो जाए लेकिन एनर्जी के बिना नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं चल सकती। ऑयल उसको चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद रहता है और कई दिन तक अगर ये आगे बढ़ जाता है, अगर ये एस्केलेशन होता है तो फिर आप समझिए दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इंडिया का जो ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट है वो उसी इलाके से आता है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में इनका अपना विवाद है। ईरान उसको पर्शियन सी कहता है और सऊदी अरब इसे अरेबियन सी कहता है, और दोनों उस इलाके पे अपना दावा ठोकते हैं। 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां से तमाम बड़े कंटेनर, बड़े शिप निकलते हैं। और अब इस वॉर का असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर जो सौरभ होगा, पहली चीज के कंटेनर जाना बंद कर देंगे उस पूरे आप इलाके के देखिए कि आसपास। अभी असर दिखने लगा है तुरंत। इस कंपनी के बंद होते ही 9.32%, 9.32% बताया जा रहा है, रिफाइन जो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं तुरंत। मतलब लगभग 10% रेट्स तुरंत बढ़ चुके हैं। तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। पर अच्छी बात ये है कि भारत के पास अपने पास मान के चलते हैं कि 10 दिन का ऑयल रिजर्व रहता है हमारे देश के पास, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि हम ज़रूर गल्फ़ कंट्रीज़ से तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, कतर से गैस खरीदते हैं, मगर सिर्फ़ उन पे डिपेंडेंट नहीं है। हम रूस से भी खरीदते हैं, हमने अमेरिका से भी हाल में वादा किया है कि वेनेज़ुएला से हम तेल खरीदेंगे। तो बट अमेरिका तो यही चाहता है ना कि अब उससे तेल लेना शुरू करो। मगर एक संकट यहाँ ये भी है कि गल्फ़ कंट्रीज़ से तेल आने में लगता है हफ़्ता 10 दिन। रूस और यूएस से अगर हम जो तेल लेते हैं, उसको आने में महीना, डेढ़ महीना तक ये लग पूरा जाता है। चक्कर लगा के आएगा ना हाँ, समंदर का। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है रास्ता है वो बंद है, तो उससे दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो ये समझिए कि एक तरीके से शेयर मार्केट आज भयानक तरीके से डाउन जा रहा है दुनिया भर का। अब ऑयल और गैस जो सप्लाई चेन है उसको ईरान तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो अब पूरी तरीके से इकोनॉमी पे चोट। उसको पता है कि युद्ध बम गिरते रहेंगे इधर-उधर, हम आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मारेंगे, आप हमारे में मारेंगे, ये चलता रहेगा। ईरान बड़ा देश है, बहुत सारी लोकेशंस हैं, हमले हो रहे हैं, उसको पता है, वो जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। मगर उसको पता है कि असली चोट आज के दौर में, जब पूरी लड़ाई इकोनॉमी की है, पूरी लड़ाई इस बात की है कि सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है, कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बन पाएगा, वही दुनिया चलाएगा। तो अब लड़ाई उसकी, ईरान को भी पता है, तो बट ये बहुत बड़ी चोट है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है, जो दुनिया को समझना चाहिए, वो अमेरिका एक्सपोज हुआ है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका ने पूरे अरब वर्ल्ड को जंग की आग में झोंक दिया है। इजराइल जो इस युद्ध का पार्ट है, उस पर अटैक हो रहे हैं। यरूशलेम में और तमाम शहरों में मिसाइलें गिर रही हैं। हिजबुल्लाह ने भी एक फ्रंट खोल दिया है लेबनान से। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने
अरब की ज़मीन का इस्तेमाल किया ईरान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि ईरान अपनी धरती से तो वॉर कर नहीं रहा है, वो तो वॉर कर रहा है अरब की ज़मीनों से। अब जो अटैक हो रहे हैं, अब ईरान कहता है कि हम ठिकानों पे, सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, हम किसी देश पे हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका असर हमको दिख रहा है कि जैसे पाम के इलाके में दुबई में मिसाइल गिरी, डिबरी गिरी, 7 स्टार होटल जो इकलौता बताया जाता है पूरी दुनिया का बुर्ज अल अरब, वहाँ पे हमें आग की लपटें दिखी। माउंट फेयर होटल के सामने जो है हमें आग की लपटें दिखी। तो इसका मतलब सिविलियंस एरिया में भी मिसाइल गिर रही हैं। तो अब अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे अरब वर्ल्ड को उस मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर ये हो कि ईरान के खिलाफ ये बाकी देश भी मोर्चा बंद होकर के एक युद्ध छेड़ दे, ये भी अटैक करे, ये भी लड़ाई करे, क्योंकि अब इनकी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये 2-4 दिन चला तो ये देश भी रिटेलिएट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस तरीके से आप देखेंगे अटैक्स चल रहे हैं, ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान ने अपनी पूरी टॉप लीडरशिप खो दी है, ईरान ने अपने टॉप नेता सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला अली खामनेई को खो दिया है। और उसके बाद अब ईरान का है कि उसके पास बचा खुचा जो है वो सेंटीमेंट है, उसके देश का सेंटीमेंट, उसके पब्लिक का सेंटीमेंट, और उस सेंटीमेंट के लिए वो तशद्दुद की हद को पार करने को तैयार है। और उसको पता है जो उनकी कि ताकत है, आप देखो ना, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इज़राइल में आप देखिए, यरूशलेम के पास कई जगह अलग-अलग जगह हमले हो रहे हैं, जो आस-पास के तमाम जो देश हैं गल्फ रीजन के, उन पर लगातार हमले जारी। दुबई पे जिस तरीके से लगातार हमले जारी हैं, वो बड़ा चिंता पैदा करता है। और देखिए इसका असर जो ये जो युद्ध हो रहा है या जिस दिशा में जा रहा है, अब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 4 हफ्ते युद्ध चलेगा, अब वो कह रहे हैं कि 5-6 हफ्ते तक भी खींच सकता है। तो युद्ध की अब टाइमलाइन धीमे-धीमे बढ़ती जा रही है। और जो ट्रंप ने वादा किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम विदेशी धरती पे अपना एक भी सैनिक नहीं भेजेंगे, 3 सैनिकों की मौत और 5 सैनिकों के घायल होने की बात अब यूएस की तरफ से भी एक्सेप्ट कर ली गई है। ये एक बड़ा अपडेट है, जिसको लेकर मैं बताया जा रहा है कि अमेरिकी संसद भी नाखुश है। वहाँ एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अमेरिकी संसद में इस तरह की तैयारियां भी चल रही हैं कि अमेरिका जो है, उसके राष्ट्रपति नहीं तय कर सकते कि देश युद्ध में जा रहा है कि नहीं जा रहा उनका है। चेक बैलेंस अच्छा हाँ, है, वो तो भी। वो उसके लिए भी प्रस्ताव लाने की तैयारी में अमेरिकी संसद है कि किस तरीके से ट्रंप को रोका जाए कि आप बिना हमको बताए, बिना हमारी परमिशन के संसद के, आप राष्ट्र को लेकिन युद्ध में नहीं झोंक अब सकते। अमेरिका में क्या होगा वो बात की बात है। हाँ। अमेरिका पूरी दुनिया का खैरख्वाह बनता है, लेकिन अरब को तो उसने जंग की आग में झोंक दिया है ना। जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसपे ऑयल का इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गेम है, वहाँ पे अरबों रुपए का कारोबार है जहाँ से, और सिर्फ उसका कारोबार नहीं, पूरी दुनिया का कारोबार उससे लिंक है। बहुत सारे देश वहाँ से तेल लेते हैं। अब आप तो देखो जैसे अब ये बात भी हो रही, कल ट्रंप की तरफ से भी बात भी आई कि बातचीत का रास्ता खोला जाए, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो उसको ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके बातचीत हैं। करने वाले तो चले गए ना उनकी हाँ, तरफ से। बिल्कुल, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी हैं अली लारिजानी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी लिखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान अमेरिका चाहता है बातचीत फिर शुरू करे, पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने तंज भी किया, उन्होंने कहा कि अपने झूठे वादों से पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है अमेरिका ने, और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो रही है, इसलिए अमेरिका चिंतित है और वो बातचीत और डायलॉग की बात कर रहा है। एक और बात उन्होंने और ये है। भी कहा ट्रंप पे तंज करते हुए कि ट्रंप अपने नारे अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में उन्होंने बदल दिया है। यानी कि क्योंकि बहुत सारे ट्वीट इस तरीके की भी आए कि अमेरिका वालों, तुम्हारा प्रेसिडेंट जो है वो मतलब ईरान भी नेतन्याहू है, ट्रंप उसके पपेट है, ऐसा हाँ, करके ईरान ईरान की कहीं न तरफ से भी। कहीं तंज कस रहा है कि देखिए, इज़राइल के चक्कर में अमेरिकी सैनिक, उनकी जान उनके दाँव पे लगाई जा रही है, और ट्रंप ऐसा कर रहे हैं खाली इज़राइल को सेव करने के लिए। इस तरह की बातें भी मगर देखिए, ये सब बातें तो पॉलिटिक्स हैं, ईरान का अपना पक्ष है, मगर इज़राइल की भी अपनी चिंताएँ हैं कि जिस तरीके से ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में था, जो वहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल, तमाम तरह के मिसाइल्स प्रयोग चल रहे थे, तो ईरान भी देखिए छोटा सा देश है ना? इजराइल उसकी इज़राइल छोटा सा देश है, तो उसकी उसकी अपनी सॉवरेनिटी, उसकी इंटीग्रिटी का पूरा सवाल है। और इजराइल, हिंदुस्तान, देखिए समस्या क्या है, हिंदुस्तान के लिए दोनों ही अच्छे पार्टनर रहे हैं, ईरान भी और इजराइल भी। ईरान आपके बहुत लंबे पुराने रिश्ते रहे, चाबहार पोर्ट बहुत लंबे वक्त तक हिंदुस्तान ने उसको अपना बेस बना के रखा, उस पर बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा, वो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन खैर अब वहाँ से पीछे हटना पड़ रहा है धीरे धीरे, जो खबरें आ रही हैं। लेकिन इजराइल ने आपका हर ऐसे मौके पर साथ दिया जब आपके साथ कोई नहीं था, इस चाहे 71 की वॉर हो, चाहे 99 का वॉर हो, या फिर जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, तब भी कोई देश सबसे पहले खुल करके सामने आया, आपके साथ खड़ा हुआ, तो इजराइल था। तो भारत की मजबूरी है कि वो एक चेक बैलेंस बनाकर चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ अमेरिका की नीतियों और ट्रंप के पागलपन को लेकर है कि जिस तरीके से आपने किसी राष्ट्र के अंदर जा करके पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आना। देखिए, ट्रंप को बहुत पहले समझ में आ गया था कि अगर किसी कमज़ोर पे वो कुछ हेकड़ी जता देंगे तो उनका कोई कुछ कर नहीं सकता, और इसका उन्होंने मुजाहरा जेलेंस्की के साथ कर दिया था जब जेलेंस्की को बेइज्जत किया।
जी। उनको समझ में आ गया था कि हम ये कर सकते हैं। फिर वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लाते हैं। अब जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं उनको मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, और न सिर्फ वो ईरान के लीडर थे बल्कि इस पूरे शिया जगत के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक या सबसे बड़े धर्मगुरु थे। तो उनकी और ट्रम्प लगातार कहते क्या है कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में अस्थिरता जो है और वहाँ के जो शांति हो लोग जाए। हैं वहाँ शांति स्थापित हो। वहाँ के लोग ही ये चाहते थे वेनेजुएला के कि ऐसा हो जाए, ईरान के लोग ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो जाए, इसलिए उन्होंने किया ताकि जो क्षेत्र है वहाँ पर शांति स्थिरता है, इसलिए। देखिए, दूसरा और दावा ये भी करते थे लगातार जब से वापस आए इस टर्म में कि हम अमेरिकी सैनिकों को कहीं भी नहीं झोंकेंगे, जहाँ भी थे सौरभ, उनको वापस मैं बुला रहे हैं। अमेरिका जो कहता है और जो करता है उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। आप जहाँ पे ऑयल है, जहाँ पे रिसोर्सेज है, वहाँ पे आप अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो, लेकिन जब चाइना ताइवान में कुछ करता है तो फिर अमेरिका यहाँ पे कुछ नहीं कहता, क्योंकि फिर ये दो आपस में जो बड़ी ताकतें हैं ये आपस में कभी नहीं लड़ती, या इनके यही बात डायरेक्ट तो अटैक। कही जा रही है, जब वेनेजुएला से वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया और वहाँ से तो रिजीम चेंज कर दिया, तो दुनिया भर में यही बात उठी कि फिर आप चाइना को कैसे रोकेंगे ताइवान पे हमला करने से? आप यूक्रेन पे हमला करने से रूस को कैसे रोकेंगे? तो इस तरह की बातें कही जा रही थी। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई हम बड़े शांति प्रिय हैं, पीस को लेके एक संगठन बना रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, हमको ये भी कह रहे हैं कि मुझे पीस का नोबेल प्राइज़ भी मिल जाना चाहिए। एक तरफ ट्रम्प लगातार इस तरह के दावे करते हैं। एक तरफ जो अभिनव कह रहे हैं कि पावर, ऑयल रिज़र्व, जितने इस तरह के देश हैं वहाँ कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ कैसे अपनी सत्ता बनाई जाए, वहाँ कैसे अपने मन के लोग बैठाए जाएँ, ये सारी कोशिश देखिए, असल में इसी सबसे चीज़ की है। सारी कोशिश ये है कि अब एआई की दुनिया है, आने वाला फ्यूचर एआई का है और बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट होना है। चाइना इस पे काफ़ी काम कर रहा है और इसके लिए चाहिए बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी के रिसोर्स के लिए पूरी लड़ाई है, पूरा खेल, पूरा कब्जा वही है। ये बात कहना कि न्यूक्लियर पावर बन जाएँगे, ये कि ये सारी सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। आपको रिजीम चेंज करना है, आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग खामनेई के प्रशासन से संतुष्ट नहीं थे, और जो पिछले दिनों किलिंग्स हुई, जो प्रोटेस्ट को जिस तरीके से कुचला गया, उसको लेकर के बहुत सारे विवाद थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में किसी चीज़ को लेकर के कुछ चल रहा है, तो ये हिंदुस्तान की जो सॉवरेनिटी है, वो ये कभी नहीं चाहेगी या कभी ये मंजूर नहीं करेगी कि कोई दूसरा देश आकर के और वो तय करे कि आपके देश में क्या होगा। तो बिल्कुल। ये दुनिया का दस्तूर ये हो चला है कि अमेरिका मनमानी करता जा रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा। रूस आज के टाइम पे कुछ करने की स्थिति में नहीं, वो अपने वॉर फ्रंट पे फंसा हुआ है। चाइना को है उसको अपने सारा टेक्निक बढ़ाना है, और चाइना दुनिया की सुपर पावर नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि अमेरिका ही है जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, और अमेरिका के क्योंकि पूरी दुनिया में बेसिस है। चाइना इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, लेकिन चाइना का ये इतिहास नहीं रहा कि कभी किसी दूसरे की ज़मीन पे जाकर के वो युद्ध लड़े, और अमेरिका ये सालों से करता आ रहा है। पूरी दुनिया में आप जब भी अनरेस्ट आता है या जब भी कुछ भी इस तरीके की तबाही मचती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके तार अमेरिका से जुड़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व होता है इस मामले में भी। और अब जब दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है और इस तरीके से आग की लपटें देखी गई, धुआं उठता देखा गया, तो फिर सवाल है कि क्या ये बर्बादी के मुहाने पर हैं? क्या ये बर्बादी चाहते हैं? किस स्तर की बर्बादी चाहते हैं? और अंत में होगा क्या इससे? अंत में होगा यही, जो एक कविता है मेरे सामने, मैं उसको पढ़ देता हूँ। अंत में जो हर युद्ध के बाद होता है, वो यही तस्वीर होती है। युद्ध खत्म होगा, नेता हाथ मिलाएंगे, बूढ़ी औरत अपने शहीद बेटे का इंतज़ार करती रहेगी, लड़की अपने प्रिय पति का इंतज़ार करेगी, और वे बच्चे अपने नायक पिता का इंतज़ार करेंगे। हमारी मातृभूमि को किसने बेचा मैं नहीं जानता, मगर मैंने देखा है कीमत किसने चुकाई। महमूद दरवेश की ये कविता है, और हर युद्ध पर ये सटीक बैठती, क्योंकि नेता अंत में हाथ मिलाएंगे। लेकिन इस बार एक देश के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, तो नेता जो हाथ मिलाने के लिए थे उस तरफ वो लोग नहीं रहे हैं। तो वो देश अब हर हद को पार करने को तैयार है, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी, क्योंकि अरब वर्ल्ड में अनरेस्ट का मतलब है कि उसका जो असर होगा वो सब पे पड़ेगा, क्योंकि ऑयल रिजर्व सारा कुछ आप जानते हैं अरब से ज़्यादा कहीं नहीं है। पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ऑयल नेचुरल गैस है वो अरब से आती है। इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। हम इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं। मेरे साथी सौरभ अभी विनय सुल्तान थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ पिंस देखते रहिए। अगर आपको हमारी बातें, हमारी खबरें विश्वसनीय लगती हैं, और हम देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ की बहुत होड़ में नहीं पड़ते जब तक कोई पुष्टि ना हो जाए एकदम से, और हम नहीं चाहते कि किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत पैनिक क्रिएट हो, क्योंकि अरब मुल्कों में 10 मिलियन के करीब भारतीय रहते हैं। 40-45 लाख तो जो है करीब करीब यूएई में ही रहते हैं। तो उनकी जान की भी एक चिंता है, क्योंकि हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। उनका क्या होगा, कैसे होगा ये युद्ध, जब जितना लंबा चलेगा उसमें उनकी जान पे हमेशा बनी रहेगी। आप उनके परिवारों के बारे में सोचिए कि वो अपने लोगों के बारे में, बहुत सारे लोग कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी, सब जगह पे तो कहाँ नहीं है भारतीय। तो ये मुश्किल वक्त है,
और इस मुश्किल मुश्किल वक्त में हमें धैर्य के साथ, संयम के साथ वही चीज़ें देखनी चाहिए जो बहुत पैनिक ना क्रिएट करे। और बाकी वो जो लोग फंसे हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि भाई जो भारतीय एम्बेसीज हैं उनके पास जाएं, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे, और जो वो नहीं, प्रोटोकॉल बता सारी रहे हैं सारी एम्बेसीज ने जो है वो एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है। हाँ, तो उनसे कनेक्ट रहें। बाकी जो पिछले अनुभव वो यही रहे हैं कि भाई भारत में जब भी इस तरह की चीज़ें फंसी हैं, बाहर लोग फंसे हैं हमारे, तो भारत में सरकार ने उनको निकालने का पूरा प्रयास किया है। नहीं तो नहीं किया भी है, इस इससे बार भी सरकार की तरफ लाख से लाख आप, लोगों को हाँ, निकाला है। एक बार अच्छा और एक अपील आप लोगों से, हमारी अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, जो लोग फंसे हैं उनकी बात हम सरकार तक पहुंचा सकें। thenewspinch@gmail.com, thenewspinch@gmail.com। आप हमें मेल करिए अगर आप कहीं फंसे हैं, आपकी बात सरकार तक, एम्बेसी तक नहीं पहुंच पा रही, तो हमें प्लीज़ मेल करके बताएं। हम प्रयास करेंगे कि उसको हमें सरकार हमें अपना मेल दें, नंबर दें, लोकेशन बताएं, हाँ। हम उस पे जूम के जरिए या गूगल मीट के जरिए जुड़ करके आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे सुधांशु केसरवानी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।